हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू ओडिशा आईएएस एकेडमी। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। मैं आपके सामने दानिश फराज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बताया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से पहले कुछ बैकग्राउंड हमने बात की थी। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हमने पहले पोर्टुगीज के बारे में जाना था और पोर्टुगीज में जैसे वास्को डी गामा हो गए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो गए, अल्बुकर्क हो गए, नीनो द कन्हा हो गए, ये सारे लोगों के बारे में हमने जाना था। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि पोर्टुगीज़ हमें क्या क्या ला के देते हैं। पोर्टुगीज़ हमें टोमेटो, पोटैटो, चिली, कैशू नट्स, ये सारे प्लांटेशंस, क्रॉप्स हमें ला के देते हैं। और साथ ही साथ फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑन इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स भी पोर्टुगीज़ की देन है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंटिंग प्रेस। जी हाँ, प्रिंटिंग प्रेस पोर्टुगीज़ का ही लाया हुआ है। पोर्टुगीज़ के बाद हम समझेंगे डच के बारे में, उसके बाद इंग्लिश के बारे में, फिर फ्रेंच के बारे में और साथ ही साथ डेन्स के बारे में भी आज समझ के इस क्लास को एंड करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं डच के बारे में। तो डच की अगर लोकेशन की बात करें हम, तो डच को पीपल ऑफ हॉलैंड कहते हैं, यानी जो हॉलैंड है, और मॉडर्न डे में हम इसको नेदरलैंड कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये कौन है? ये हॉलैंड वाले हैं या नेदरलैंड वाले हैं। ये आपके लिए पहला एमसीक्यू है। अब डच हमारे पास यानी हमारे प्यारे भारत में क्यों आते हैं? रीजन सेम है, उनको सिल्क चाहिए, उनको स्पाइसेस चाहिए। और डच की अगर बात करें तो ये स्पेसिफिक स्पाइसेस यानी मसाला वगैरह के लिए इंडिया के अंदर या ईस्ट इंडीज के अंदर वो आते हैं। अब सबसे पहले इसमें समझेंगे हम कि एक पर्सन है जिसका नाम है ह्यूगेन वैन लिंसचोटेन, जिसने बताया था कि कमर्शियल पॉसिबिलिटीज है ईस्ट इंडीज में। वो नाम क्या है? ह्यूगेन वैन लिंसचोटेन। सबसे पहले ईस्ट इंडीज में कमर्शियल पॉसिबिलिटीज है, इसके बारे में इसने बताया था। उसके बाद हम देखेंगे कि एक और बंदा है जो कॉर्नेलिस हाउथमैन। कॉर्नेलिस हाउथमैन जिसने फर्स्ट डच एक्सपेडिशन किया था ईस्ट इंडीज में इन द ईयर 1596। इन द ईयर 1596। तो आप याद रखिएगा, ये सारे एमसीक्यूज है जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्या है कि ह्यूगेन वैन लिंसचोटेन जो है ये कमर्शियल पॉसिबिलिटीज बताए हैं कि ईस्ट इंडीज की तरफ जाओ। ईस्ट इंडीज का मतलब यहाँ पे इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, जावा, सुमात्रा वगैरह, ये सारे इलाकों को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद पहला एक्सपेडिशन जो डच के तरफ से हो रहा है वो 1596 में हो रहा है। कॉर्नेलियस हाउथमैन वो इस चीज़ को कर रहे हैं और ये पहुंच कहाँ रहे हैं? ये पहुंच रहे हैं सुमात्रा में एंड बंतम में। आप लोग अपनी कॉपी निकाल के रखिए और साथ ही साथ नोट करते हुए जाइए। सुमात्रा एंड बंतम में ये पहुंच रहे हैं। और ये क्यों पहुंच रहे हैं? दे आर कमिंग फॉर स्पाइसेस। दे आर कमिंग फॉर स्पाइसेस। ये मसाले के लिए खास तौर से आ रहे हैं। इसके अलावा भी इंडिगो वगैरह भी लेके आते हैं, वो हम लोग देखेंगे कुछ देर में। अब 1602 में हमें देखने को मिलता है कि डच की कंपनी फॉर्म होती है और उसको कहते हैं द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहते हैं? द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो डच की कंपनी फॉर्म हो रही है, ये 17 डायरेक्टर इसके अंदर रहते हैं। इसी वजह से डच की कंपनी को कहा जाता है जेंटलमैन 17। जेंटलमैन 17। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जेंटलमैन 17। फिर हम देखेंगे डच के जो गवर्नर होते हैं वो परमिशन देते हैं कि जाओ अब ट्रेड करके आओ ईस्ट इंडीज से। ठीक है,
तो ये जेंटलमैन 17 जो है ये फॉर्म्ड होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1602 में, और उसके बाद ये बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने पे फिर हम देखते हैं कि इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है ना, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वो बताविया में होता है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बताविया, और इनका परमानेंट ट्रेडिंग स्टेशन जो है ना, इनका परमानेंट ट्रेडिंग स्टेशन वो इंडोनेशिया में होता है। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, परमानेंट ट्रेडिंग स्टेशन इंडोनेशिया में रहता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर मैं स्लाइड चेंज करता हूं। इंडिया के अंदर जो पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है वो होता है मौसिलीपट्टनम में, वो 1605 में, मौसिलीपट्टनम में। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट सेंटर होता है वो 1610 में बनता है, वो बनता है पुलिकट में। और इसके अलावा हम देखेंगे कि 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है डच, 16 सूरत में। साथ ही साथ 1641 में बिमलीपट्टनम में फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। साथ ही साथ 1645 में, ये सब आप नोट डाउन करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है, कराईकल में फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। और 1653 में चिनसूरा में भी फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि 1658 में कासिम बाजार, बारानगौर, पटना, बालासोर और नागापट्टनम जैसी जगह में फैक्ट्री स्टैब्लिश होता नजर आ रहा है, और वो 1658 में। इसके अलावा 1663 में पिपली में भी फैक्ट्री स्टैब्लिश डच कर रहे हैं। इसके अलावा 1663 में कोचीन में भी फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि ये जो पुलिकट है ये हेडक्वार्टर रहा है इंडिया के अंदर, और ये मेन सेंटर कहा जाता है इंडिया के अंदर, मेन सेंटर पुलिकट। लेकिन ये पुलिकट में ये परमिशन किससे लेते हैं? बेसिकली ये राजा ऑफ चंद्रगिरी से, पुलिकट में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए राजा ऑफ चंद्रगिरी से ये परमिशन लिया जाता है। और हम ये भी समझेंगे कि ये मेन सेंटर रहता है, और सेकंड मेन सेंटर कब होता है? जब नागापट्टनम सेकंड मेन सेंटर होता है, और ये ट्रांसफर होता है पुलिकट से नागापट्टनम में, ठीक है। और ये नागापट्टनम वो जगह है जो पोर्टुगीज के पास था, और पोर्टुगीज से डच जो है ये नागापट्टनम ले लेता है, और पुलिकट से ट्रांसफर करता है सेकंड मेन सेंटर यानी नागापट्टनम में, ये 1690। तो याद रखेंगे कि 1690 में जो है पुलिकट से ट्रांसफर किया जाता है नागापट्टनम में हेडक्वार्टर को। और साथ ही साथ ये इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, यानी कौन पर्सन एसोसिएटेड है? उनका नाम है वैन रीड। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिकट से जो ट्रांसफर हो रहा है हेडक्वार्टर वो वैन रीड कर रहे हैं नागापट्टनम में। और ये जो पुलिकट है, इस पुलिकट को जब हम फोर्टिफाइड किए, यानी डच ने जब फोर्टिफाइड किया यानी किलाबंदी किया, तो इसको कहा जाने लगा, पुलिकट को कहा जाने लगा फोर्ट गेल्डारिया। पुलिकट को फोर्ट गेल्डारिया भी कहते हैं, फोर्ट गेल्डारिया। इसके अलावा हम देखेंगे कि वैन रेवेस्टीन नाम के एक बंदा है, वैन रेवेस्टीन, ये जहांगीर के पास जाता है और फरमान लेकर के आता है और कि चिनसूरा में फोर्ट बनाए। तो वैन रेवेस्टीन ने, चिनसूरा में ट्रेड पहले से ही हो रहा था, लेकिन चिनसूरा में फोर्ट बना, और फोर्ट बनने के बाद इसको जो नाम पड़ा फोर्ट गुस्तावुस,
तो चिनसुरा में जो फोर्ट है उसको हम कहते हैं फोर्ट गुस्तावस। ये सारी बातें आप नोट करते चलेंगे कॉपी के अंदर, फोर्ट गुस्तावस, ठीक है। और साथ ही साथ एक और जगह है जो डच फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है, उस जगह का नाम है देवानापट्टनम। उस जगह का नाम है देवानापट्टनम। और इस देवानापट्टनम को जब फोर्टिफाइड किया जा रहा है तब इसको कहा जा रहा है फोर्ट डेविड। फोर्ट डेविड। तो याद रखिए हमने क्या क्या बात किया। हमने बात किया चिनसुरा को जो फोर्टिफाइड हो रहा है उसको फोर्ट गुस्तावस कहते हैं, और देवानापट्टनम को जो फोर्टिफाइड हो रहा है उसको फोर्ट डेविड कहते हैं, और साथ ही साथ जो पुलिकट फोर्टिफाइड हो रहा है उसको हम लोग फोर्ट गेल्डारिया कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जब डच इंडिया के अंदर आता है और ट्रेड करना शुरू करता है तो जाहिर सी बात है कि ये वो पीरियड है जब इंग्लिश भी एंट्री कर चुके हैं, तो इंग्लिश के राइवलरी बनेगा, ठीक है। और डच का मेन मकसद ही था ट्रेड करना, खासकर स्पाइसेस का, और सिर्फ इंडिया में नहीं, वो ईस्ट इंडीज़ की तरफ भी, यानी इंडोनेशिया वगैरह की तरफ भी। तो एक इंसिडेंट होता है 1623 में। ये इंसिडेंट बहुत फेमस है, अम्बोयाना मैसाकर, ठीक है, अम्बोयाना मैसाकर। अब ये अम्बोयाना मैसाकर जो है ये क्या है, ये बेसिकली डच ने प्लान बनाया था इंग्लिश मर्चेंट को मारने के लिए, ठीक है। तो डच बेसिकली यहां पे प्लान बनाता है टू किल इंग्लिश मर्चेंट। डच प्लान टू किल इंग्लिश मर्चेंट। डच प्लान टू किल इंग्लिश मर्चेंट। तो इसमें होता क्या है कि 10 इंग्लिशमैन मर जाते हैं और 9 जापानीज भी मरते हैं। इसके अंदर 9 जापानीज भी मरते हैं, और इसी इवेंट को हम कहते हैं अम्बोयाना मैसाकर, क्योंकि ये जगह अम्बोयाना में होता है। और हम देखेंगे कि इंग्लिश के साथ राइवलरी इस मैसाकर के बाद और बढ़ जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस 1667 में एक ट्रीटी होता है डच और इंग्लिश के साथ। एक ट्रीटी होता है बिटवीन डच एंड इंग्लिश, और यहाँ पे इंग्लिश बोलता है कि ठीक है, वी आर विड्रॉइंग ऑल दी क्लेम्स फ्रॉम इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में जो भी क्लेम्स वो कर रहे हैं वो करते हैं इंग्लिश, और बोलते हैं कि हम चले आते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक तरीके का पीस ट्रीटी है 1667 में हो रहा है, जो कि डच और इंग्लिश के साथ हो रहा है। इंग्लिश कहता है कि अब हम इंडोनेशिया पे जो भी क्लेम है हमारा वो अब विड्रॉ करते हैं, आप इंडोनेशिया में काम करो, हम इंडिया में अपना काम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखा जाता है कि 1741 में एक वॉर होता है डच के साथ, और 1759 में फाइनल वॉर होता है। तो 1741 में जो लड़ाई होती है इसको कहते हैं बैटल ऑफ कैलोचेल, और ये डच वर्सेस ट्रावेनकोर होता है। डच वर्सेस ट्रावेनकोर, और ट्रावेनकोर के जो राजा होते हैं वो होते हैं मरथंडा वर्मा। तो डच वर्सेस ट्रावेनकोर, ये कौन होते हैं? मरथंडा वर्मा। ट्रावेनकोर किस एरिया की बात हो रही है? ट्रावेनकोर केरला वाले एरिया की बात हो रही है, ठीक है। और 1759 में बैटल ऑफ बेदारा होता है। बैटल ऑफ बेदारा होता है, और इसको बैटल ऑफ चिनसुरा भी कहते हैं, जो कि चिनसुरा में ही हो रहा है बेसिकली, हुगली डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है बेसिकली ये। और इस बैटल में डच फाइनली इंग्लिश से हार जाते हैं, और इंग्लिश को सुप्रीमेसी साबित करने का मौका मिल जाता है। याद करें कि पोर्टुगीज को बैटल ऑफ सुवली होल से कमज़ोर कर दिया गया ऑलरेडी 1612 में, और आगे चल करके 1759 में बैटल ऑफ बेदारा में फाइनली एंग्लो डच जो राइवलरी है ये एंड होता है हमेशा के लिए। तो हम देखेंगे कि जो डच है अब वो सिर्फ ट्रेड ही कर रहे हैं, और इंडिया को छोड़ करके खास तौर से ईस्ट इंडीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इंडिया में अगर ट्रेड करते भी थे तो किस चीज़ का ट्रेड करते थे? सिल्क, ओपियम, सिल्क का होता था ट्रेड, ओपियम का होता था, कॉटन का होता था, राइस का होता था, और साथ ही साथ इंडिगो का भी होता था।
तो ये पॉइंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिल्क, ओपियम, कॉटन, राइस, इंडिगो, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था डच के बारे में, ठीक है। तो डच के बारे में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीखा। एक एम्बोयोना मैसाकर जो कि 1623 इंडोनेशिया में ही हो रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक बैटल ऑफ कैलोचिल बहुत इंपॉर्टेंट है जो डच वर्सेस ट्रावनकोर के साथ हो रहा है, उसके रूलर मर्थंडा वर्मा है। और फिर बैटल ऑफ बिदारा भी देखते हैं हम लोग कि 1759 में इंग्लिश वर्सेस डच हो रहा है और इसको बैटल ऑफ चिनसूरा भी कहते हैं, जहां पे डच कंप्लीटली हार जाता है, ठीक है। अब डच के बाद हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। अगर हम इंग्लिश की टाइमलाइन की बात करें तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे 1580 में एक बंदा है फ्रांसिस ड्रेक जो कि वर्ल्ड वॉयज कर रहा है, दुनिया घूम चुका है। ये बंदा दुनिया घूम चुका है, वर्ल्ड वॉयज कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि 1588 में इंग्लिश के साथ लड़ाई हो रही है, इंग्लिश वर्सेस स्पेनिश आर्मेडा, इंग्लिश वर्सेस स्पेनिश आर्मेडा। और यहां पे हमको देखने को मिलता है कि इंग्लिश यहां पे विक्टोरियस होता है, इंग्लिश वर्सेस स्पेनिश आर्मेडा, यहां पे इंग्लिश विक्टोरियस होता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि पोर्टुगीज ऑलरेडी इंडिया के अंदर मौजूद है, तो पोर्टुगीज से ये नॉलेज मिल जाता है कि कितना प्रॉफिटेबल है हमारा हिंदुस्तान या पूरा ईस्ट इंडीज की तरफ ट्रेड करना। तो यहां पे पोर्टुगीज से नॉलेज मिलता है कि प्रॉफिटेबल, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। 1580 में फ्रांसिस ड्रेक्स जो है वर्ल्ड वॉयज करता है। फिर 1588 में इंग्लिश और स्पेनिश आर्मेडा के बीच लड़ाई होती है, इसमें इंग्लिश विक्टोरियस होता है, इंग्लिश मजबूत हो रहा है यूरोप के अंदर, ठीक है। प्लस पोर्टुगीज से ये नॉलेज मिल जाता है कि भाई ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने से कितना प्रॉफिट हो रहा है, ऑलरेडी ये पता चलता है। इसके बाद एक बंदा 1599 में जिसका नाम है मिल्टन हॉल, ये आता है इंडिया, अकबर से मुलाकात करता है और अकबर से परमिशन मांगता है ट्रेड करने का। और अकबर बोलता है कि ठीक है कर लो, क्या ही बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रिटेन कितना सा था, इतना सा था ही, इसके कंपैरिजन में इंडिया बहुत बड़ा है। तो अकबर भी सोचा कि भाई ये कर ही क्या सकता है, लेकिन पता कहाँ था कि क्या क्या कर सकता है आगे, ठीक है। तो 1599 में मिल्टन हॉल जो है वो अकबर के पास आता है और आकर के ट्रेड का परमिशन ले लेता है, वापस जाता है, इंग्लिश को बोलता है कि भैया हमको ट्रेड की परमिशन मिल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब फॉरेन एक कंपनी बनती है 1599 में, फॉरेन एक कंपनी बनती है 1599 में, उसको कहते हैं मर्चेंट एडवेंचरर। और साथ ही साथ इस कंपनी का एक और नाम होता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन into the East Indies। अब इस नाम से कंपनी बनती है बेसिकली। और फॉरेन ही 1600 में हमें देखने को मिलता है 31 दिसंबर 1600 में हमको देखने को मिलता है कि क्वीन एलिजाबेथ वन रॉयल चार्टर निकालती हैं और इस मर्चेंट एडवेंचरर को, यानी ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसको परमिशन देती है कि जाओ आप ईस्ट इंडीज में ट्रेड करो। कितने साल के लिए? फॉर 15 ईयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बहुत काम आने वाला है आपको। प्लस हमको पता क्या चला कि
इस जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं उनका नाम मर्चेंट एडवेंचरर भी है, उसको गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज भी कहते हैं, प्लस साथ साथ इनका जो एक निक नेम भी है जिसको कहते हैं जॉन कंपनी, जॉन कंपनी। साथ ही साथ ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी भी है, साथ ही साथ ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहलाती है। तो इतने सारे नाम हैं इस ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। अब इनको परमिशन ऑलरेडी मिल जाता है 1600 में। अब देखा जाता है कि पहला शिप जो अराइव होता है इंडिया में, उस शिप का नाम है रेड ड्रैगन, और रेड ड्रैगन तकरीबन 5 बार ईस्ट इंडीज की तरफ आए हैं इंक्लूडिंग इंडिया। 5 वॉयजेस इनके बारे में नोट किया गया है, 5 वॉयजेस आया है, और हर बार जो है इनके कमांडर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर रेड ड्रैगन की फर्स्ट वॉयज की बात करें हम, तो पहले जो कमांडर होते हैं रेड ड्रैगन के, उनका नाम है जेम्स लैनकास्टर, जेम्स लैनकास्टर। और हम समझेंगे कि पहला जो वॉयज होता है ये 1601 से 1603 के दरमियान होता है। फर्स्ट वॉयज जो होता है वो 1601 से 1603 के दरमियान होता है। उसके बाद सेकेंड वॉयज होता है जो कि सेकेंड वॉयजेस होता है जो कि 1604 से 1605 तक। सेकेंड वॉयज होता है रेड ड्रैगन का 1604 से 05 तक। इसमें जो कमांडर होते हैं वो होते हैं कैप्टन मिडल्टन, कैप्टन मिडल्टन। उसके बाद हम देखेंगे कि जो थर्ड वॉयज होता है वो 1607 से 1610 के दरमियान होता है। थर्ड, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, थर्ड वॉयज जो होता है आप अपने कॉपी में नोट करते जाए, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड वॉयज जो होता है वो 1607 से लेकर के करीब करीब आपको 1610 तक देखने को मिलेगा। और ये भी याद रखेंगे कि ये रेड ड्रैगन जो है ना, ये अकेला कभी भी नहीं चलता है, इनके साथ 3-4 और भी शिप्स होते हैं। जैसे एक तो रेड ड्रैगन हो गया, हेक्टर हो गया, सूसा हो गया, असेंशन हो गया। तो दीज आर द नेम्स ऑफ द शिप, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, रेड ड्रैगन, हेक्टर, सूसा, असेंशन, कॉन्सेंट। These are the name of the British ships, ठीक है। ये ब्रिटिश शिप का, जिसमें सबसे पहला जो शिप आ रहा है हमारे पास वो रेड ड्रैगन के शक्ल में आ रहा है, ठीक है। ये जो थर्ड वॉयज है ना, थर्ड वॉयज है, इसके जो कमांडर होते हैं रेड ड्रैगन में वो होते हैं विलियम कील। थर्ड वॉयजेस में देखेंगे कमांडर होते हैं विलियम कील। और इसी थर्ड वॉयज में हेक्टर भी आता है साथ में, इसी थर्ड वॉयज में हेक्टर शिप भी आता है जिसके कमांडर होते हैं विलियम हॉकिंस, और साथ ही साथ हम देखेंगे जो एक और है कंसेंट। तो कंसेंट के कमांडर होते हैं इस वक्त, जो थर्ड वॉयजेस जो होता है, कंसेंट के कमांडर होते हैं मिडल्टन, कैप्टन मिडल्टन। तो अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेड ड्रैगन, हेक्टर, सूसा, असेंशन, कंसेंट, ये सारा शिप का नाम है। और रेड ड्रैगन पहला शिप है जो निकल के आता है और पूरा घूमता है समझिए, और पांच बार ये घूमा है, प्लस इसका एंड भी होता है, और एंड करने वाला कोई और नहीं, डच होता है। 1619 में डच फ्लीट जो है रेड ड्रैगन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस वक्त जो कमांडर रहते हैं रेड ड्रैगन के कमांडर जो रहते हैं वो रहते हैं रॉबर्ट बॉनर। ये कौन रहते हैं? रेड ड्रैगन के कमांडर। और रेड ड्रैगन क्यों इतना फेमस है? क्योंकि इसमें 38 गन्स लगे होते हैं इनके शिप में, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपको रेड ड्रैगन के बारे में। तो आप अभी तक के लिए याद रखिए कि रेड ड्रैगन एक शिप है, पहला कमांडर है जेम्स लैनकास्टर,
ठीक है। और रेड ड्रैगन जब निकलता है तो वो अकेले नहीं निकलता है, साथ में हेक्टर भी निकलता है। हेक्टर के कमांडर थे विलियम हॉकिंस, और सूसा भी निकलता है, असेंशन भी निकलता है, कंसेंट भी निकलता है। कंसेंट के कमांडर का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलता है हमें मिडल्टन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है रेड ड्रैगन के बारे में। और साथ ही साथ 1619 में ये डच फ्लीट जो है रेड ड्रैगन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं इसी टाइमलाइन को आगे कंक्लूड करता हूं। अभी मैंने बात किया रेड ड्रैगन के बारे में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इसके बाद इंग्लिश की क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो हम देखेंगे कि 1608 में विलियम हॉकिंस आ रहे हैं। 1608 में विलियम हॉकिंस आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं? लेटर लेकर के आ रहे हैं। किसका? जेम्स वन का। जेम्स वन का लेटर लेके आ रहे हैं। और आकर के ये अराइव कहां कर रहे हैं? ये अराइव कर रहे हैं सूरत में। और इनका इंटेंशन ही यही है कि इनको मिलना है जहांगीर से, इनको मिलना है जहांगीर से, ताकि परमिशन मिले और हम इसको ट्रेड को आगे फ्लरिश कर सकें, ठीक है। लेकिन पोर्टुगीज के वक्त में मैंने एक फादर का नाम बताया था, फादर पिनहीरो, ठीक है, फादर पिनहीरो। तो हम देखने मिलेगा कि जहांगीर से मिलने के लिए रोका जाता है। कौन रोकते हैं? प्रिवेंट टू मीट विद जहांगीर। कौन रोक रहे हैं? वो रोकने वाले कोई और नहीं, फादर पिनहीरो है। फादर पिनहीरो, ये याद रखिएगा। अब इनको रोक रहे हैं। और इसी वजह से विलियम हॉकिंस को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं कि भाई ट्रेड हम करें, ठीक है, और ट्रेड हम कर पाएं और फरमान मिल जाए। तो याद रखिएगा, परमिशन अभी विलियम हॉकिंस को नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑफ पोर्टुगीज। पोर्टुगीज पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं। ये वो पीरियड है 1608 का, याद रखिएगा। और पोर्टुगीज इतना ज़्यादा अपोज कर रहा है तो जहांगीर इनको अभी नहीं देते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है आगे कि विलियम हॉकिंस जब आते हैं ना, तो ये वो शख्स हैं जिनको तुर्की आती है, ठीक है, और बिना किसी ट्रांसलेटर के ये आराम से बात कर रहे हैं, ठीक है। यही वजह है जहांगीर इनको टाइटल देते हैं इंग्लिश खान। जहांगीर इनको टाइटल देते हैं इंग्लिश खान, और इनको मनसब दिया जाता है, यानी एक रैंक दिया जाता है, वो है 400 जट, और जो तकरीबन 30,000 सैलरी मानी जाती है उस वक्त के हिसाब से, ठीक है। तो अब होता क्या है कि 1608 में परमिशन तो मिलता नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि 1611 में मौसिलीपट्टनम में जा करके ट्रेड करते हैं। 1611 में मौसिलीपट्टनम में ट्रेड करते हैं। अभी ट्रेड कर रहे हैं, अभी इनको कुछ परमिशन वैसा नहीं मिला है, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट ईयर 1612 में बैटल ऑफ सुवली होता है, बैटल ऑफ सुवली होल या बैटल ऑफ सुवली, जहां पे पोर्टुगीज को कंप्लीटली हरा दिया जाता है। अब मैं पोर्टुगीज के वक्त में ऑलरेडी बता चुका हूं कि बैटल ऑफ सुवली में, अच्छा याद रखेंगे कि यहां पे बैटल ऑफ सुवली का इमीडिएट कॉज क्या था, मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं ऑलरेडी। जिनको नहीं पता वो बैक क्लास हमें पार्ट 1 देख लें कि कैप्टन बेस्ट को ये इंफॉर्मेशन मिला कि इंग्लिश के 2 लोग जो हैं, मिस्टर कैनिंग और विलियम चेम्बर। कौन? मिस्टर कैनिंग और विलियम चेम्बर, इन दोनों को अरेस्ट कर लेता है पोर्टुगीज। ये किसको इंफॉर्मेशन मिलता है? कैप्टन बेस्ट को। और कैप्टन बेस्ट रेड ड्रैगन लेके जाते हैं, रेड ड्रैगन से हराते हैं, याद रखिएगा। कैप्टन बेस्ट यहां पे रेड ड्रैगन को यूज करते हैं और बैटल ऑफ सुवली में 1612 में हार जाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग नेवी देख करके जहांगीर बड़ा इंप्रेस होता है और फरमान जारी कर देता है 1613 में हॉकिंस को फरमान जारी कर देता है कि आप जाइए ट्रेड कीजिए। और इसी वजह से ऑफिशियली जो फरमान इशू करके जो फैक्ट्री फर्स्ट एस्टैब्लिश होता है वो होता है सूरत में।
इसके बाद हम लोग देखेंगे पोर्टुगीज के साथ रिश्ता भी खराब हो रहा है। कैसे? ठीक 1613 में पोर्टुगीज क्या करता है, मुगल शिप को कैप्चर कर लेता है। इसी 1613 में पोर्टुगीज कैप्चर्ड मुगल शिप। ठीक है, तो अब मुगल इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अपने उस वक्त गवर्नर एक रहते हैं और इनके साथी भी रहते हैं, उनका नाम है मुकर्रब खान। उनका नाम है मुकर्रब खान। इनको ऑर्डर देते हैं कि जाओ पोर्टुगीज के मामला को हल्का करो, यानी पोर्टुगीज को समझाओ और मार मुड़ करके भगाओ। ठीक है, तो मुकर्रब खान को ऑर्डर देते हैं कि जाओ जो शिप का जो कैप्चर किया है वो उसको लेकर के वापस आओ। ठीक है, तो पोर्टुगीज के साथ ना फेवर नहीं मिल पाता है। आप ये देखिएगा, समझते भी रहिएगा कि पोर्टुगीज को फेवर नहीं मिलता। ये सारा रीज़न है। क्या क्या रीज़न है कि एक तो विलियम हॉकिंस आकर के नॉर्मल लैंग्वेज में बात करके अच्छे से बात करके जाते हैं, प्लस इनको इंग्लिश खान का टाइटल दिया जाता है, प्लस इनको मनसब भी दिया जाता है। और यही नहीं ये शादी भी करते हैं। ये एक आर्मेनियन क्रिश्चियन लड़की से, आर्मेनियन क्रिश्चियन की बेटी से, और आर्मेनियन क्रिश्चियन का नाम है मुबारक शाह। आर्मेनियन क्रिश्चियन का नाम है मुबारक शाह। तो इनकी बेटी से, डॉटर ऑफ मुबारक शाह से, जो आर्मेनियन क्रिश्चियन है, उनसे शादी भी करते हैं। प्लस 1611 में मौसलीपट्टनम में ट्रेड भी कर रहे हैं। और 1612 में जब इंग्लिश हरा देता है, 1613 में फरमान मिल जाता है और सूरत में पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि 1613 सेम में पोर्टुगीज फिर एक हरकत करता है, मुगल शिप को कैप्चर करता है। तो वहाँ पे जहांगीर फाइनली बोलता है मुकर्रब खान को कि जाओ भाई इसको सीधा करके आओ। उसके बाद हम देखेंगे कि थॉमस रो आता है। थॉमस रो 1615 में थॉमस रो आता है और ये थॉमस रो एम्बेसडर बन के आता है इस बार। किसका? जेम्स वन का एम्बेसडर बन के आता है और आकर के ट्रेड जहां जहां पे भी मुगल एम्पायर का कब्जा है वहां पे हर जगह वो ट्रेड करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरीके से मना नहीं पाता है। लेकिन फिर भी हमको देखने को मिलता है आगरा, अहमदाबाद, बरोच जो गुजरात की तरफ है। ठीक है, इन तीनों एरिया में इनको इंपेरियल फरमान मिलता है। अभी क्या मिल रहा है? इंपेरियल फरमान मिल रहा है। इंपेरियल फरमान मिल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे ठीक 1615 में ये परमिशन मिल रहा है और 1616 में मौसलीपट्टनम में फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा है। मौसलीपट्टनम में फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा है। तो आपको याद रखना होगा कि पहला फैक्ट्री जो इंग्लिश स्टैब्लिश कर रहा है वो 1613 में सूरत में हो रहा है। ठीक है, 1611 में मौसलीपट्टनम में पहले वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। फैक्ट्री स्टैब्लिश कब हो रहा है? 1616 में। तो नॉर्थ में अगर हम बात करें, सूरत की तरफ पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा है। उसके बाद 1616 में साउथ में सबसे पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा है, वो हो रहा है मौसलीपट्टनम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है जो आपको याद रखना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि 1616 के बाद 1623 में अम्बोयाना मसाकर हो रहा है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया अम्बोयाना मसाकर हो रहा है, वो इंडोनेशिया में हो रहा है। ठीक है, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि 1631 या 32, 1631 या 32 में देखेंगे एक और इवेंट होता है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस वक्त हुगली का कब्जा है पोर्टुगीज के पास। ठीक है, और हुगली में आकर के पोर्टुगीज क्या सोचता है कि सारा ट्रेड हम करें। जैसे यहाँ पे एक बंदा कर क्या रहा है, पोर्टुगीज ये मोनोपोली ला रहा है।
मोनोपोली ला रहा है किस चीज में? सॉल्ट में एंड टोबैको में। बोल रहा भाई यहां पे इसका बिजनेस हम ही कर सकते हैं, प्लस कस्टम हाउस तैयार कर रहा है। यहां पे कह रहा है कि यहां पे सारा पैसा है कलेक्शन सिर्फ हम ही कर सकते हैं, प्लस स्लेव का ट्रेड भी कर रहा है। और हिंदू और मुस्लिम, क्रिश्चियन तो नहीं, हिंदू मुस्लिम गर्ल्स को या किसी भी बच्चे को स्लेव के तौर पे ले रहा है, ट्रेड कर रहा है और उससे काम ले रहा है। गलती क्या हो गई पोर्टुगीज से कि स्लेव ट्रेड के चक्कर में 2 स्लेव गर्ल्स को इसने कैप्चर किया, वो भी मुमताज महल का। 2 स्लेव गर्ल्स कैप्चर्ड। किसका? मुमताज महल। ये मुमताज महल की स्लेव गर्ल्स को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब जब ये कैप्चर हो रहा है तो ये वो पॉइंट है, ये उस वक्त की बात है जब शाहजहां है। ये उस वक्त की बात है जब शाहजहां। अब शाहजहां के वक्त में, इस वक्त बंगाल में कासिम खान है। कासिम खान बोला कि जाओ इसको सबक सिखाओ। फाइनली हुगली इनके हाथ से निकल जाता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पोर्टुगीज अभी हुगली के पास है और ब्रिटिश भी हुगली में आएगा, ब्रिटिश भी हुगली में फैक्ट्री खोलेगा, इसलिए मैं यहां पे इसको ऐड किया हूं। ठीक है, अब ब्रिटिश हुगली में कब खोलेगा? ये 1651 में, याद रखेंगे इसको। 1651 में ब्रिटिश भी हुगली में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहा है। अभी हम 1631-32 पे फोकस कर रहे हैं। ये बेसिकली 1632 में पोर्टुगीज लॉस्ट हुगली, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कि 1632 में एक और इवेंट हो रहा है, गोल्डन फरमान। अब ये गोल्डन फरमान मिल रहा है किसको? इंग्लिश को मिल रहा है। कौन दे रहा है? वो देने वाला है राजा ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, इसके बदले में 500 पगोडाज पर ईयर इंग्लिश राजा ऑफ गोलकोंडा को देगा। क्या देगा इसके बदले में? 500 पगोडाज। अब पगोडाज क्या है? एक तरह के करेंसी है, वो भी गोल्ड करेंसी है। तो ये 1632 का इवेंट है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि 1633 में हमको उड़ीसा से हरिहरपुर एंड बालासोर में फैक्ट्री स्टैब्लिश होता हुआ हमको नजर आने वाला है। ठीक है, नजर आने वाला है। इसके अलावा हम देखेंगे कि 1639 में एक बंदा है फ्रांसिस डे। अब वो फ्रांसिस डे कौन बंदा है? जब हम देखें कि मौसिलीपट्टनम में जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा है, यहाँ पे मौसिलीपट्टनम का एक काउंसिल होता है, उस काउंसिल में फ्रांसिस डे नाम के शख्स रहते हैं। ठीक है, तो 1639 में ये फ्रांसिस डे और प्लस एंड्रयू कोगान, ये दोनों मिल करके एक जगह का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं मद्रास। तो ये दोनों फाउंडर हैं मद्रास के, याद रखिएगा। अब ये जमीन लेते किससे हैं? ये जमीन लेते हैं बेसिकली हम देखेंगे कि रूलर ऑफ चंद्रगिरी से लेते हैं। ये जमीन किससे लेते हैं? रूलर ऑफ चंद्रगिरी। और इनका नाम क्या है? दमर्ता वेंकटा नायक। दमर्ता वेंकटगिरी नायक। ये कुछ इंग्लिश की डेवलपमेंट हमको नजर आती हुई दिख रही है। ठीक है, हम देखेंगे कि ये जो मद्रास बन रहा है ये 1639 में बन रहा है। ठीक है, और इसको मद्रास पट्टनम पहले बोला जाता था बेसिकली, लेकिन फिर हम मॉडर्न डे नाम हम कहते हैं इसको मद्रास बन रहा है। और इसी मद्रास को जब फोर्टिफाइड कर रहे हैं ना हम, तो ये कहलाने लगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद रखिएगा, हमने आपके सामने बात की फोर्ट गुस्तावुस की, फोर्ट गिल्डारिया की,
ठीक है, प्लस फोर्ट सेंट डेविड की, प्लस फोर्ट सेंट जॉर्ज की। ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग के हिसाब से भी आ जाता है। तो ये मैं आपको इंग्लिश का डेवलपमेंट बता रहा हूँ। 1639 में ये डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये बंगाल में अच्छा से फुटहोल्ड जमाने की कोशिश करेंगे। 1651 में शाह शुजा से निशान मिलता है, यानी एक तरीके का फरमान है ट्रेड करने के लिए बंगाल की तरफ, ठीक है। निशान मिलता है इंग्लिश को कि आप जाओ और ट्रेड करो, साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसके बदले में 3000 रुपया भी इसको देना पड़ता है इंग्लिश को। 3000 रुपीज शाह शुजा को देना पड़ता है। ये शुजा कौन है? हम देखेंगे शाहजहां के बेटे होते हैं। जैसे शाहजहां के बेटे कौन कौन होते हैं? एक शाह शुजा है, औरंगजेब है, मुराद है, ठीक है। ये सारे हम देखेंगे कि शाह शुजा से इंग्लिश को निशान मिलता है, ठीक है। ये डेवलपमेंट हो रहा है 1651 में। और साथ ही साथ इस वक्त विलियम हेजेस नाम का बंदा इंग्लिश की तरफ से, विलियम हेजेस, ये इस वक्त बंगाल का ये एक एजेंट बनता है, जहां पे जब फैक्ट्री के लिए बंगाल का ये एक एजेंट बनता है इस वक्त विलियम हेजेस, जब शाह शुजा की तरफ से निशान मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे विलियम हेजेस अपील करता है शाइस्ता खान से। विलियम हेजेस अपील तो शाइस्ता खान कि भाई हमको ट्रेड करने में बहुत इजी करो, क्योंकि ये निशान मिलने के बाद भी, यानी ये फरमान एक तरीके का मिलने के बाद भी, ट्रेड करने के बाद भी कुछ कस्टम्स ऑफिसर्स जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा कुछ टोल्स वगैरह सब लेते थे, ठीक है। तो इसलिए शाइस्ता खान के पास जाकर के ये अपील करते हैं। फाइनली आगे देखेंगे हम कि 1667 में औरंगजेब फरमान दे रहा है कि हाँ चलो आप ट्रेड करो, आप ट्रेड करो, ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट है, अभी और भी डेवलपमेंट है हम लोग देखने वाले हैं। औरंगजेब 1667 में बंगाल में ट्रेड करने के लिए फरमान जारी करता है कि चलिए आप लोग और ट्रेड कीजिए, ठीक है। इसके बाद लेकिन औरंगजेब के साथ भी इंग्लिश की कॉन्फ्लिक्ट जारी रहती है। जैसे 1689 में हम देखेंगे कि एक बंदा है इंग्लिश का, सर जोसेफ चाइल्ड, इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? इसने कैप्चर कर, ये क्या करता है? कैप्चर्ड मुगल शिप्स, ही कैप्चर्ड मुगल शिप्स, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, औरंगजेब गुस्सा हो जाता है और औरंगजेब बोलता है कि भाई इसको पकड़ के लाओ, और उसको बोला कि 9 मंथ के अंदर तुमको ये छोड़ना पड़ेगा। तो इसको एमसीक्यू क्या है यहाँ पे कि लीव इंडिया विद इन 9 मंथ्स, लीव इंडिया विद इन 9 मंथ्स। तो 9 महीना टाइम देता है। ये अपने आप में एक एमसीक्यू है, याद रखिएगा, सर जोसेफ चाइल्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 1667 में ऑलरेडी एक डच के साथ ट्रीटी हुआ रहता है इंग्लिश का, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। 1689 में क्या डेवलपमेंट है? सर जोसेफ चाइल्ड के साथ ये पंगा एक होता है, इसने मुगल शिप्स को कैप्चर कर लेता है, और साथ ही साथ औरंगजेब ने फिर ऑर्डर देता है कि भाई तुमको 9 महीना के अंदर ये छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ 1690 में एक जगह है सूतानती, ठीक है। यहां पे एक फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है। सूतानती एक गांव है, यहां पे एक फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है, और इसके पीछे हाथ रहता है जॉब चार्नॉक का। और फिर हम देखेंगे कि 1691 में इब्राहिम खान एक लोकल गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है, और इसने ये परमिशन देता है ट्रेड करने के लिए फर्दर बंगाल के अंदर, परमिशन टू ट्रेड इन बंगाल। और साथ ही साथ 1696 में ये जो सूता नदी है ना, ये फोर्टिफाइड होता है।
सूता नदी ये फोर्टिफाइड होता है, सूता नदी ये फोर्टिफाइड होता है, यानी किलाबंदी होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके आसपास की ज़मीन 1698 में इसके आसपास की ज़मीन जो है, इसके आसपास की ज़मीन खरीदी जाती है, ठीक है। और वो ज़मीन कौन सा है? कालीकाता, कालीकाता, सूता नदी खुद है, कालीकाता, गोविंदपुर, याद रखिएगा, सूता नदी, कालीकाता, गोविंदपुर। और यही चीज़ जो है ना, हम देखेंगे कि ये जो सूता नदी वाला जो पार्ट है 1690 में, और यही आगे चल करके कैलकाटा बनता है, बेसिकली कैलकाटा बनता है। और ये बड़ा होता है कैसे? ये कालीकाता, गोविंदपुर, सूता नदी, ये कैलकाटा का ही पूरा पार्ट है। और आगे चल करके हमको देखने को मिलता है कि ये सब मिल करके फोर्ट विलियम बनता है 1700 में। 1700 में फोर्ट विलियम बनता है। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं फोर्ट विलियम के, जो कैलकाटा आगे चल के नाम होता है, वो होते हैं चार्ल्स आयर। इसके अलावा हम देखेंगे आगे का डेवलपमेंट इंग्लिश का, जब हम इंग्लिश का एक्सपेंशन देखेंगे तो इस चीज़ को हम आगे बताएंगे आफ्टर औरंगजेब, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पूरा औरंगजेब के वक्त में, और औरंगजेब का डेथ होता है 1707 में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 1707 के बाद आगे जब लैटर मुगल्स आता है ना, तो वहाँ पे फारूक सियार एक फरमान देता है 1717, जो कि रूट कॉज होता है वो बैटल ऑफ प्लासी के लिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी हम सिर्फ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट कुछ इंग्लिश का हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे बॉम्बे को भी फोर्टिफाइड किया जाता है 1720 में। 1720 में बॉम्बे को फोर्टिफाइड किया जाता है। और ये फोर्टिफाइड करने वाले होते कौन है? इनका नाम है चार्ल्स बून। चार्ल्स बून, ये सारा इंफॉर्मेशन अपने कॉपी में लिखते चलिएगा पूरा, चार्ल्स बून। फाइनली हम यहाँ पे इंग्लिश को सिर्फ रोकेंगे, इसके बाद जब इंग्लिश का एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन जब बताएंगे तब यहाँ पे आएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूरोपियंस की तरफ, जो फ्रेंच कहलाता है। फ्रेंच, फ्रांस, ठीक है। मैं स्लाइड चेंज करता हूँ और हम आते हैं फ्रांस पे। फ्रेंच। अब जब हम फ्रेंच की बात करते हैं, तो ये कंपनी फॉर्म, फ्रेंच की जो कंपनी है ना, वो फॉर्म होती है 1664 में। फ्रेंच की कंपनी जो फॉर्म होती है वो होती है 1664 में। और इस कंपनी का नाम क्या रहता है? कैम्पेग्ने दे इंडे ओरिएंटेल, ये कंपनी का नाम है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्रेंच कंपनी है और इंग्लिश कंपनी में फ़र्क क्या है। तो याद रखिएगा कि फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी में फ़र्क क्या है। ये एक पूरा प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और फ्रेंच जो है ना, इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, यानी गवर्नमेंट वाली कंपनी है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ये फ़र्क बेसिकली याद रखिएगा। फ्रेंच कंपनी को कंट्रोल कर रहा है पूरी गवर्नमेंट, और इसको कंट्रोल कर रही है प्राइवेट। ये एक प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट फर्म है, और ये एक कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और ये प्राइवेट वेंचर, कमर्शियल वेंचर है। ये एक प्राइवेट कमर्शियल वेंचर है। चलिए अब हम देखेंगे कि इसमें एक बंदा है फ्रांसिस कैरोन। ये इंडिया में आता है 1667 में। अच्छा, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो कैंपेन डे इंडे ओरिएंटेल जो बनता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1664 में, ये कौन बनाता है? ये किसके अंदर में बनता है? ये लुईस 14 के अंदर बनता है, और अंडर मिनिस्टर कॉलबर्ट, ये याद रखिएगा। ये फ्रेंच में ये कंपनी बनती है, लुईस 14 रूलर राजा रहता है उस वक्त, और अंडर द मिनिस्टर कॉलबर्ट ये चीज़ बनता हुआ हमको दिख रहा है। और फ्रांसिस कैरोन 1667 में इंडिया में आता है, और साथ ही साथ 1668 में ये भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहा है, और सूरत में ये भी करता है। सूरत में ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे एक बंदा है
माराकारा, ये फ्रेंच पर्सन है और इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश किया है मौसूलीपट्टनम में, मौसूलीपट्टनम में, ठीक है। फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा है मौसूलीपट्टनम में, और ये कब स्टैब्लिश हो रहा है? ये स्टैब्लिश हो रहा है 1669 में, 1669 में। तो ये कुछ फ्रेंच का डेवलपमेंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा हम देखेंगे कि 1672 में आप कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिएगा, एक है एडमायरल डे ला हाय, एडमायरल डे ला हाय। ये नाम बड़ा अजीब है लेकिन ये एडमायरल है, एडमायरल दे ला हाय। इसने सुल्तान ऑफ गोलकोंडा को डिफीट किया था, डिफीटेड सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा। और साथ ही साथ डच भी साथ है इसके, तो डच को भी डिफीट किया था। और इसने क्या कैप्चर किया? इसने कैप्चर किया सेंट थोम, इसने कैप्चर किया सेंट थोम। तो ये याद रखिएगा, सेंट थोम जो है फ्रेंच के पास है, फ्रेंच के पास है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कि 1673 में एक जगह है वालीकोंडापुरम, एक जगह है वालीकोंडापुरम। सिक्सटीन 1673 में एक जगह है वालीकोंडापुरम, जो कि फ्रैंकोइस मार्टिन इसको लेते हैं, फ्रैंकोइस मार्टिन, और साथ ही साथ बेलांजर दे ले, साथ ही साथ एक और नाम है बेलांजर दे ले इनियरी। तो फ्रैंकोइस मार्टिन के साथ साथ बेलांजर दे, ये दोनों मिलकर के वालीकोंडापुरम लेते हैं फ्रॉम द मुस्लिम गवर्नर शेर खान लोदी। शेर खान लोदी से। और इस जगह को, ये वालीकोंडापुरम फाइनली ये डेवलप्ड होता है आगे चल के पौंडीचेरी में, मॉडर्न हम कहते हैं पुडुचेरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, पौंडीचेरी एक फ्रेंच का पार्ट है। ये कब आ रहा है इसके पास? 1673 में आ रहा है। और इसके पहले गवर्नर जो बनते हैं वो बनते हैं फ्रैंकोइस मार्टिन। इसके जो फर्स्ट गवर्नर बनते हैं उनका नाम है फ्रैंकोइस मार्टिन। ये फर्स्ट गवर्नर है पुडुचेरी के। ये बात एमसीक्यू के तौर पे आप पूरा याद रखेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बंगाल से चंदननगौर को भी एक्वायर किया, ठीक है। दे एक्वायर्ड चंदननगौर इन बंगाल, किससे? फ्रॉम द मुगल गवर्नर शाइस्ता खान से। इसके अलावा हम देखेंगे कि चंदननगौर एक्वायर कर रहा है किससे? शाइस्ता खान से, शाइस्ता खान से एक्वायर कर रहा है, ठीक है। कब? ये हो रहा है 1690 में। कब? 1690 में। ये फ्रेंच की बात बता रहा हूं मैं। प्लस फिर हम देखेंगे आगे का डेवलपमेंट में कि 1693 में, स्लाइड में चेंज करता हूं, 1693 में डच जो है ना, डच स्नैच्ड पौंडीचेरी फ्रॉम फ्रेंच। 1693 में डच क्या कर रहा है? छीन ले रहा है पौंडीचेरी को, ठीक है। किससे? फ्रेंच से छीन ले रहा है। लेकिन फिर देखा जाता है एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ रिस्विक, एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ रिस्विक, और इससे वापस से रीस्टोर कर दिया जाता है। रीस्टोर द पौंडीचेरी किसके पास रीस्टोर किया जाता है? वो फ्रेंच को वापस दे दिया जाता है। प्लस हम देखेंगे कि फ्रेंच जो है ना 1721 में मॉरिशस को भी एक्वायर करता है, ठीक है। आप देखिए फ्रेंच का भी कारनामा, मॉरिशस को एक्वायर करता है 1721 में। प्लस हम देखेंगे साथ में कैलिकट को भी एक्वायर करता है ये 1739 में, कैलिकट को भी एक्वायर करता है। प्लस माहे को भी एक्वायर करता है ये 1725 में। और साथ ही साथ देखेंगे यानम एंड कराइकल को भी एक्वायर करता है, यानम एंड कराइकल, ये 1739 में, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेंच की टेरिटरी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे लड़ाई होती है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ कॉन्डोर, बैटल ऑफ कॉन्डोर।
तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो भी लड़ाई हो रही है ना, उसको मैं सेपरेटली करूंगा कर्नाटिक वॉर के नाम से, ठीक है। और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, ये जो भी लड़ाई हो रही है वो मैं इसको डील करूंगा, इसलिए मैं इसकी डिटेलिंग अभी नहीं करूंगा। बस याद रखिए कि बैटल ऑफ कॉन्डोर हो रहा है जो इंग्लिश और फ्रेंच के साथ हो रहा है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे ये है कि फ्रेंच के सेटलमेंट कहाँ कहाँ पे है। तो हम देखें कि सूरत में है, मौसलीपट्टनम में है, पुडुचेरी में है, चंदन नगौर में है, बालासोर में है, कासिम बाज़ार में है। तो ये सारे नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि फाइनली फ्रेंच के जो गवर्नर है ना, एक सबसे बड़े गवर्नर का नाम आता है डुप्लेक्स। तो इनकी कहानी भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी नहीं देखेंगे। अभी हम सिर्फ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के ही सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। हम जैसे ही ब्रिटिश के एक्सपेंशन देखेंगे वहाँ पे हम पूरा वॉर को हम इलेबोरेट करेंगे। तो हम फ्रेंच को रोकेंगे कहाँ पे? फ्रेंच के साथ एक लड़ाई होती है ब्रिटिश की, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, और ये हो रही है 1760 में, और ये हो रहा है 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1760 में, जहाँ पे फ्रेंच कोई पावरफुल अब नहीं रहा, ठीक है। तो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश से फ्रेंच का भी कमज़ोर कर दिया जाता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूरोपियंस के बारे में, जिसको हम कहते हैं डेन्स, जिसको हम कहते हैं डेन्स। अब डेन्स की अगर हम बात करें तो ये है डैनिश कंपनी, डैनिश कंपनी, ठीक है। तो ये बनता है 1616 में, ये डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है 1616 में। और हम देखेंगे कि ये लोग इंडिया के अंदर जब अपना पहला सेटलमेंट स्टैब्लिश करते हैं ना, वो जगह है ट्रैंक्विबार। 1620 में इंडिया के अंदर ट्रैंक्विबार, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है। साथ ही साथ हम देखेंगे श्रीरामपुर में, जो कि बंगाल में है, यहाँ पर भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है ये, और इसका जो ईयर है वो है 1676। और इंडिया के अंदर ये है हेडक्वार्टर, डेन्स का इंडिया के अंदर ये है हेडक्वार्टर, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे डेन्स वैसी कंपनी है जो ट्रेड से ज़्यादा मिशनरीज काम पे ध्यान देती है, याद रखिएगा। यहाँ पे फोकस क्या है इसका? मिशनरीज, मोर फोकस ऑन मिशनरीज देन ट्रेड, ये याद रखिएगा। ये एमसीक्यू भी आ चुका है बहुत बार कि कौन सा ऐसा यूरोपियन है जो कि ट्रेड से ज़्यादा फोकस मिशनरीज काम पे करता है, तो उसका नाम है डेन्स, ठीक है। प्लस हम साथ में ये देखेंगे कि फाइनली चूंकि ये मिशनरीज के काम पे है तो बहुत ज़्यादा इंडिया पे ध्यान देता नहीं है, और साथ ही साथ ये अपना पूरा सेटलमेंट जो है इंग्लिश को बेच देता है। और कब बेचता है वो? 1845 में पूरा सेटलमेंट सोल्ड कर देता है टू इंग्लिश। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेन्स के बारे में, कि 1845 में कर देता है। इसके अलावा एक स्वीडिश भी आता है 1731 में। अब ये ऐसे ही फैक्ट्स हैं, स्वीडिश भी आता है 1731 में, और एक ऑस्ट्रियन भी आता है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, और ये आता है 1755 में। तो ये था एडवेंट ऑफ यूरोपियन का पार्ट 2, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पढ़ेंगे, जहाँ पे ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट देखेंगे हम लोग, बंगाल के अंदर कैसे कैसे करते हुए, और बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक है, और कैसे वो आगे बढ़ता है, उस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।